हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है? सूक्ष्म जीव। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनमें मित्र होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव, जिन्हें केवल तभी देख सकते हैं जब हमारे पास कोई यंत्र हो। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यहाँ कहाँ से आई है? सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप 2.1। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी मिट्टी गीली लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2.2। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। अब हम देखते हैं कि आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जब देखेंगे तो आपको सूक्ष्म जीव है वो गति करते हुए दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव के चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। विषाणु। अब विषाणु के बारे में हम जानेंगे। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब हम देखेंगे इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ चुके हैं। हमने कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ा था। अब देखते हैं हम यहाँ पर स्पाइरल जीवाणु। कौन से? स्पाइरल, छड़नुमा जीवाणु। इसमें देखो कैसी दिखाई दे रही है? छड़ दिखाई दे रही है, छड़नुमा जीवाणु। और ये हमारा क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पर स्पारो गायरा, अमीबा, पैरामीजियम, प्रोटोजोआ। ये सारे क्या है? हमारे प्रोटोजोआ है। अब हम देखेंगे कवक। कवक कौन कौन से होते हैं? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और यहाँ से एस्परजिलस। ये सारे हमारे क्या है? कवक है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको? विषाणु। ये सारे हमारे क्या है? यहाँ पर विषाणु हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक है हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, या बर्फीली, शीत, उष्ण, गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। या मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, या मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। अब हम जानेंगे सूक्ष्म जीव और हमारे बारे में। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर मित्रवत सूक्ष्म जीव जो मित्रता निभाते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से इस सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है।
पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि मृदा उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब हम देखते हैं दही एवं ब्रेड का बनना। कक्षा 7वीं में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को नहीं परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों होता है? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक है दही। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लीजिए। अब 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ या फुला हुआ देखा है? यीस्ट पाउडर के साथ मैदा और खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, देखो ये कैसा दिख रहा है, हमको फुला हुआ दिख रहा है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग। अब हम देखेंगे सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक में कैसे उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.4। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग का जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों तक उष्ण स्थान पर ढककर रखिए और विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। सूक्ष्म जीवों का जो औषधि में क्या उपयोग है? जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों का चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते तथा यह तथ्य पाया कि बहुत सारे फफूंद जीवाणु द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। अब हम देखते हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग को नियंत्रण करने में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोई भी कोर्स पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं।
अब हम यहाँ पर देखते हैं वैक्सीन। वैक्सीन या टीका, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। अब हम देखते हैं आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को उन रोगों और सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले और हरे शैवाल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। कैसे हरे और नीले शैवाल हमको दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, अब हम जानेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियां का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए तथा बी से चिन्हित कर दीजिए। ए गमले में बहुत सा कचरा भर दीजिए तथा बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच को खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने आदि से भर दीजिए। उन्हें एक और रखकर 3 से 4 हफ्ता बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट की अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतु के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा उपयोग में कर लिया जाता है। कैसे उसका पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में अब हम जानेंगे। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगाणुजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल अथवा भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों को उदाहरण हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग द्वारा समझा या देखा जा सकता है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु में भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोग का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हम छींकते समय अपने मुंह एवं नाक एवं को रुमाल से या कपड़े से क्यों ढक लेते हैं? अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब हमको यहाँ पर यही सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनीफ्लीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर जो है हमारा प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? यह हमें यहाँ पर मादा एनीफ्लीज मच्छर दिखाई दे रहा है। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्र न होने दे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। अब हमें यहाँ एक सारणी दी गई है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग: क्षय रोग, जीवाणु वायु, खसरा वायरस वायु, चिकनपॉक्स वायरस वायु, सीधे संपर्क में पोलियो, जो हमारा पोलियो है वो भी किससे वायरस होता है, और वायु या जल से। रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उसी समय पर उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा और टाइफाइड ये किससे होता है? जीवाणुओं से। जल, भोजन और जल से होता है ये। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस और ये जल, उबले हुए पेयजल का उपयोग और टीकाकरण करना चाहिए। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ या मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव या मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने देने चाहिए। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के उपाय तालिका 2.1 में दिए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब हम यहाँ एक सारणी देखते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नींबू कैंकर जीवाणु, सूक्ष्मजीव और ये संचरण का तरीका वायु, गेहूं या रस्ट, कवक और वायु एवं बीज, भिंडी की पीत, वायरस और कीट। अब हम यहाँ पर देखते हैं खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग,
बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खास विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, मतलब फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर में परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षक के कुछ उदाहरण या सामान्य तरीके अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीव से बचाव के लिए उपाय करना चाहिए। अब हम देखते हैं रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान परिरक्षण है। जैम एवं सक्वेस, जो हमारे यहाँ पर है जैम और सक्वेस बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब हम देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं जो हमारी फिश वगैरह में किया जाता है, काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा फिश को सूखे नमक से ढक देते। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं सक्वेस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल तथा जो हमारी फिश तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि हम कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पौष्टिकृत है। पौष्टिकरण क्या है? अब हम देखते हैं। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को खोज लुई पोस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पौष्टिकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7वीं में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित एवं विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेग्यूम की पौधों की जड़ और ग्रंथिकाएं हमको दिखाई दे रही है। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में 78% जो है हमारी नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है।
पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों को पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों में नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम देख सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसके द्वारा क्या होता है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, और ये फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन। और यहाँ पर देखते हैं हम पौधों द्वारा अवशोषण, जंतुओं का पौधों को खाना, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र चल रहा है। अब हमें इसमें कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। शैवाल प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और हमारे यहाँ पर है पाश्चरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका वैक्सीन, विषाणु, यीस्ट या खमीर। ये हमारे यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द है जिनके बारे में हमने अच्छे से यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अब हम जानेंगे हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। सूक्ष्म जीव होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से हमें इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह बर्फीली शीत मौसम से उष्ण झरनों तक तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।